एसएसए म्यूजिक काव्य मंच में आप सभी काव्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड नंबर 1 जिसमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति और नामकरण इसके बारे में चर्चा हुई थी। और आज हम लोग छंद के बारे में जानेंगे कि ये छंद क्या है। तरह तरह के छंद हम लोग मनाते हैं, हजारों करोड़ों छंद हैं। ऐसे व्यवहारिक तौर पर कम छंद हैं, लेकिन सूत्र के अनुसार अर्थात जो सूत्र पिंगल सूत्र जो निर्धारित है उसके अनुसार बहुत से छंद हैं जिसमें सबकी रचना करना बहुत कठिन है। संभवतः यह भी कह सकते हैं कि एक जन्म की बात नहीं हो सकती, क्योंकि अरबों छंद हैं। आइए सर्वप्रथम हम लोग चंपक माला वर्णवृत्त आधारित मुक्तक में, जिसमें भगन मगन सगन और गुरु होता है, यानी 10 वर्ण होते हैं, उसके मुक्तक में हम लोग माता शारदे की प्रार्थना कर लेते हैं और आप सबों का स्वागत भी कर लेते हैं। उसके बाद छंद के बारे में बतलाया जाएगा, उसकी व्युत्पत्ति कैसे उत्पन्न हुआ, क्या महत्व है छंद का, ये सब चर्चा होगी। तो प्रस्तुत है चंपकमाला वर्णवृत्त आधारित मुक्तक। शारद माता है वरदानी, दान करें विद्या महारानी। शारद माता है वरदानी। संजय दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला कमेंट आपकी ओर से आया। शारद माता है वरदानी, दान करें विद्या महारानी। लेखन आशीर्वाद लुटाती, छंद मिले धारा प्रियवाणी। छंद मिले धारा प्रियवाणी। शारद माता है वरदानी। अब आप सभी काव्य प्रेमियों को स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आए सब आए, स्वागत है आए सब आए। काव्य सुधा में डूब लगाए, काव्य सुधा में डूब लगाए। स्वाद मिलेगा जो मन चाहे, स्वाद मिलेगा जो मन चाहे। जीवन को आसान बनाए, जीवन को आसान बनाए।
छंद की रचना सभी करें। छंद रचे एक एक बनाए, छंद रचे एक एक बनाए, प्रीत सना संदेश सुनाए। मान मिलेगा ज्ञान बढ़ेगा। विकास चंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती माता की प्रार्थना और सबका अभिवादन, स्वागत हो रहा है। छंद के बारे में चर्चा होगी। छंद रचे एक एक बनाए, प्रीत सना संदेश सुनाए। ज्ञान मिलेगा मान मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा, मान मिलेगा ज्ञान बढ़ेगा। सार्थक प्यारा जीवन पाए। ये भगन मगन सगन और गुरु, इससे ये बना है। भगन यानी गुरु लघु लघु, मगन यानी गुरु गुरु गुरु, सगन माने दो लघु एक गुरु, और अंत में ये गुरु रहना चाहिए। उससे ये चंपकमाला वर्णवृत्त बनता है और उसी पर आधारित ये मुक्तक है। उसी में ये सरस्वती वंदना की गई। अब चूँकि छंद के बारे में बहुत विशद क्षेत्र है, इसके बारे में कहना, तो हम लोग जहाँ तक होगा समझ में और संक्षेप में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि छंद की रचना संभवतः कल से ही उसका आयोजन शुरू कर देना चाहते हैं, ताकि इसकी चर्चा भी इधर होते जाए सप्ताह में, और इसके साथ साथ छंद की रचना भी होते जाए। विविध विधाओं में सब सीखेंगे भी और इधर ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत या इसके अंतस्थल तक जाते हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखें छंद क्या है। छंद संस्कृत के दो शब्दों से संभव है। संभावना यह है कि संस्कृत के दो शब्द हैं, उससे छंद की रचना हुई है। इसकी व्युत्पत्ति वहीं से शुरू होती है। सबसे जो सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये वर्णित है। 15वां अध्याय का प्रथम श्लोक, उसमें लिखा है, छंदांसि यस्य पर्णानि, छंदांसि यस्य पर्णानि, यस्तम वेद स वेदवित्। छंद शब्द भगवद गीता में आया है। वेद का पर्ण, वेद के पत्ते के रूप में ये छंद को माना गया है। कहने का मतलब है कि इसका रचना काल कम से कम वैदिक काल तो जरूर है, क्योंकि जब उसके पत्ते के रूप में छंद है, इसका मतलब वैदिक काल में छंद की रचना होती थी, हुई है। हो सकता है संभव हो कि इसके पहले से हो, लेकिन वैदिक काल में तो जरूर चिन्हित है। आगे देखते हैं पाणिनि का, उनकी अष्टाध्यायी में है लिखा हुआ, अर्थ है छंदस माने वेद। इसका मतलब वेद से इसका उद्भव है, और वैदिक काल में छंद के बारे में सभी जानते थे। 6वीं शताब्दी में कैथ, उन्होंने लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। उसमें लिखा है, अभी
जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो अक्सर रविवार को बोलते हैं अपने मन की, अक्सर बोलते हैं मन की बात। तो ये हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में इसका उल्लेख किया गया है कि छंद का मतलब होता है मन की बात। एक अर्थ ये भी है। अमरकोश में इसका उल्लेख आया है। अभिप्रायश्च छंद आशय, ये संकीर्ण वर्ग में है 3:20 में। इसी में छंदाब्दो जिमुत नाना अर्थ के रूप में लिया गया है 3:88 में। वत्सर इस वर्ग में है। फिर इसी अमरकोश में वर्णन है गायत्री प्रमुख छंदों, गायत्री प्रमुख छंदों ब्रह्म वर्ग अध्याय में है 3:22 में, और अमरकोश में ही है छंद पद्ये अभिलाषे च, नानार्थ वर्ग में है, अर्थात 3:232 में। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि छंद शब्द जो है अमरकोश के अनुसार पद्य विधान के अर्थ में प्रयुक्त है, अर्थात पद्य का विधान जो है उसी में छंद का उल्लेख किया गया है प्राचीन ग्रंथों में। और इसके पूर्व कहा गया कि छंदांसी जस्य पर्णानि जस्तंग वेद स वेदवित, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। तो ऐसा शिक्षा में, शिक्षा ग्रंथ में ऐसा उल्लेख आया है। छंद वेद मंत्रों का आधार है, छंद वेद मंत्रों का आधार है। छंद पादो तु वेदस्य, वेद का आधार छंद है। निरुक्त 7:12:2 में, निरुक्त में कहा गया है छंद के बारे में, ना छंदसी वागुच्य, ना छंदसी वागुच्यरतिति, अर्थात छंद के बिना वाणी का उच्चारण ही नहीं, ये निरुक्त में कहा गया है। छंद की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में भी है। उसमें जो व्युत्पत्ति की गई है, छद या छदन से छंद बना है, ये छांदोग्य उपनिषद के अनुसार है। छद या छदन का मतलब होता है पत्र, पत्ते या पंख। इसमें कहा गया है देवा मृत्योर्बभ्यति तत्छंदसा छंदस्त्वम, मृत्यु भय से बचने के लिए देवों ने वेदों में प्रवेश किया, जिसमें छंद, वेदों में जो सूक्तियां हैं, जो ऋचाएं हैं, उसको उन लोगों ने छत्र माना कि इन ऋचाओं का उच्चारण करेंगे तो ये छंद
अर्थात छत्र, छत्र के रूप में हमारी रक्षा करेगा। तो छंद के रूप में उच्चारण करते हुए संकट से उन्होंने अपने की रक्षा की, अर्थात वेदों की ऋचाएं जो हैं उन्हें मृत्यु भय से, आशंका से आच्छादन का काम किया, इसलिए उसका नाम छंद रखा गया, छांदस। छदि संवरणे, छांदस का एक व्युत्पत्ति है छदि संवरणे अर्थात आच्छादन। दूसरा चदि आह्लादे अर्थात आह्लादन भी देता है। छंद आच्छादन भी करता है और आह्लादन भी देता है। छंद के द्वारा आनंद प्राप्त होता है और छंद से रक्षा भी होती है। इसलिए छंद की रचना बहुत आवश्यक है, जानना चाहिए, जिसमें इतनी शक्ति है कि वह रक्षा भी करता है और आनंद तो देता ही है। अब हिंदी शब्द सागर के अनुसार हम लोग छंद की व्युत्पत्ति या छंद के बारे में देखते हैं। छंद शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है। उसमें जो अक्षर हैं उसके अनुसार रचना है, यानी ये अर्थ है। छंद के उसमें 16 अर्थ हैं। हिंदी शब्द सागर में छंद के 16 अर्थ बतलाए गए हैं। प्रत्येक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि इनमें से जो छंद हम लोग चाह रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका कौन सा अर्थ आ सकता है 16 अर्थों में। पहला अर्थ है अक्षरों की संख्या के अनुसार रचना। तो पहला जो है हम लोगों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अक्षरों के अनुसार इसकी रचना की जाती है। दूसरा है वेद, वेद को भी छंद कहा जाता है। और फिर ऐसा वाक्य जिसमें वर्ण, भाषा, विराम आदि नियम रहे, उसको भी छंद कहा जाता है। और वह विद्या जिसमें लक्षण आदि का विचार हो। इसके अलावे, इन चारों के अलावे और अर्थ हैं अभिलाषा, स्वेच्छाचार, बंधन गांठ, जाल समूह संघात, कपट छल, मकर। और 10वां चाल, युक्ति, कला। 11वां रंग ढंग, आकार, चेष्टा। 12वां मतलब, अभिप्राय। 13वां एकांत निर्जन। 14वां विष। 15वां ढक्कन आवरण। 16वां पत्नी। अब इसमें से हम लोग समझ सकते हैं कि दूसरा और 5वां से 16वां तक ये साहित्यिक यानी काव्यात्मक जो छंद है उसमें इसका अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि इसमें से दूसरा, ये पहला अक्षरों की संख्या के अनुसार रचना। तीसरा ऐसा वाक्य जिसमें वर्ण, भाषा, विराम आदि नियम हो। चौथा वह विद्या जिसमें लक्षण आदि विचार हो। और दूसरा वेद, क्योंकि वेद में छंद है। अब इस प्रकार छंद शब्द की व्युत्पत्ति
और उसके बारे में जो सभी शास्त्रों में कहा गया है उसकी चर्चा हो रही थी। इसे देखते हुए हम लोग एक इससे परिभाषा निकालते हैं, देखते हैं कि क्या परिभाषा इसमें निकलती है। तो देखते हैं कि छंद एक वैसी रचना है जिसमें मात्राओं या वर्णों अथवा दोनों की विशेष व्यवस्था हो और उसमें संगीतमय या गति की योजना हो। इसे हम लोग छंद कहेंगे, यानी इसमें मात्रा, वर्ण अथवा दोनों की व्यवस्था रहती है। वाचिक तौर पर भी होता है जो गायन में प्रयुक्त होता है, तो उसकी चर्चा आगे की जाएगी। हम लोग देखते हैं कि भारतीय छंद में छंद की कितनी अवस्थाएं थी या रखी गई हैं, अभी चर्चा होगी। एक तो है प्रारंभ में स्वर तत्व प्रधान। स्वर तत्व यानी उतार चढ़ाव जिसमें रहे, राइजिंग एंड फॉलिंग, वो प्रधान है। संस्कृत छंद जो है उसका आधार है लघु और गुरु। ये स्वर तत्व है, स्वर के अनुसार इसमें छंद होता है। जैसे आप लोग यज्ञ में देखते होंगे जो मंत्रोच्चारण किया जाता है उसमें स्वर में कैसे उतार चढ़ाव रहता है। संस्कृत में ही है लेकिन पढ़ने में कैसे उतार चढ़ाव है, तो ये स्वर तत्व प्रधान छंद उसमें आ जाता है। दूसरा है ध्वनि तत्व प्रधान। ध्वनि तत्व प्रधान संस्कृत छंद में ध्वनि तत्व प्रधान है। लघु और गुरु का उच्चारण उसमें सही ढंग से किया जाता है। और फिर काल तत्व प्रधान है। काल तत्व हिंदी के लिए प्रारंभ में संस्कृत का छंद था, प्राकृत अपभ्रंश से संस्कृत, उसके बाद फिर आगे बढ़ा हिंदी हुआ। यानी समय के अनुसार छंद में परिवर्तन होते गया, इसलिए इसकी अवस्था जो है परिवर्तित होते गई। छंद की जो प्राचीन अवस्था थी, बीच बीच में जो हुआ, फिर आगे जो बढ़ी, वो परिवर्तित होते गया। इसलिए काल तत्व भी प्रदान करते हैं। उसमें लघु और गुरु पर नहीं बल्कि शब्द के उच्चारण पर भी इसकी रचना हुई। अब कहेंगे कि लघु गुरु से ही सब बना है, अक्षर पर नहीं है। तो जहाँ पर स्वर के उच्चारण पर जहाँ मात्रा गिनी जाती है तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ए जो है एकार, वह गुरु है। लेकिन किसी किसी रचना में ए का उच्चारण हर्ष जैसे किया जाता है और वहाँ मात्रा हर्ष माना जाता है, लघु। वार्णिक और मात्रिक दोनों का आधार काल तत्व है। समय के अनुसार ये परिवर्तन हुआ है। शुरू में मात्रिक छंद, उसमें जो गण थे अलग थे। आज के गण आप लोग जानते हैं, सगन, रगन, मगन, नगन, ये सब गण हैं। पहले मात्रिक में भी गण था। ये गण थे टगन, ठगन, डगन, ढगन।
ऐसे गण थे जिसमें षटकल, पंचकल, चतुष्कल, त्रिकल, द्विकल इस प्रकार के शब्द रहते थे। कालांतर में ये गण जो थे वे नहीं माने जाने लगे। बाद में केवल वर्ण और मात्रा पर आधारित जो रचनाएं हैं उसके अनुसार उसमें जो वर्ण के आधार पर जो रचनाएं हुई उसमें गण का उल्लेख किया गया। जो अष्टगण है, 8 गण है, उसकी चर्चा हम लोग आगे छंद की रचना के समय कहेंगे कि छंद के कितने पद हैं, इसके कितने भेद, यानी उस पर पहुंचने के लिए क्या क्या आवश्यक है जानना, उसके बारे में जब चर्चा होगी अगले एपिसोड में तो हम लोग विस्तृत रूप से उसकी जानकारी करेंगे। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, छंद की जो उत्पत्ति हुई किस प्रकार हुई। हम लोग अभी तक छंद के नामकरण और कहाँ कहाँ इसकी चर्चा है, व्युत्पत्ति क्या है, अर्थ क्या है, इसकी चर्चा कर रहे थे। अब उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। ये अंतिम मत से कहना मुश्किल है, ये समस्या तो आवश्यक है, ये अवश्य है, क्योंकि पुराने लोग जो हैं वे कहते हैं छंद दैविक रूप से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जो भाषाविद हैं वे कहते हैं ऐहिक है, ये वे मानते हैं कि ऐहिक है। और जीव विज्ञान के जो तत्वज्ञ हैं, आधुनिक जीव विज्ञान के, उनके अनुसार शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक विकास में मानव एक पग आगे है। विकासवाद के अनुसार इसकी चर्चा हो रही है। जब सब मामले में, सभी क्षेत्र में विकास होते गया तो उसके अनुसार भाषा में भी परिवर्तन होते गया, विकास होते गया, और लोगों ने सबसे पहले जो उनके मनोभाव थे, कभी क्रोधित हो जाना, कभी भय होना, कभी प्रेम का भाव प्रकट करना, कभी हर्ष होना, उस मनोवेग को प्रकट करने के लिए उन्होंने विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करना शुरू किया। किसी विशेष प्रकार की ध्वनि से उसको प्रकट करते थे और लोग समझ जाते थे कि इस ध्वनि का मतलब है कि ये उत्साहित होकर इस तरह बोल रहा है। तो उस ध्वनि का मतलब उस शब्द से उसका परिचय हुआ। अब उसी का परिष्कार होते गया धीरे धीरे, फिर शब्द आते गए और वह धीरे धीरे भाषा में परिणत हो गया। इससे कहीं कहीं पशु पक्षियों का जो लय है, जो भाषा है, जो वो बोलते हैं, उससे भी शब्द का निर्माण हुआ। आप लोग सुनते होंगे, बछड़ा जो है बिल्कुल स्पष्ट माँ बोलता है, माँ। उसी प्रकार अन्य जो पशु हैं उनके बच्चे सब भी इस प्रकार बोलते हैं जैसे माँ का उच्चारण, मौ का उच्चारण हो। तो उससे भी स्वर का ग्रहण करते हुए शब्द की रचना हुई। इसमें स्वर और लय भी आया,
बहुत से पशु पक्षी या खासकर पक्षी जो है एक ही लय में बोलते हैं। लगातार एक समय में दो बोलियों के बीच में समान समय लगता है, यानी लय उसका समान है, उसमें उतार चढ़ाव भी समान होता है, तो उससे लय का ज्ञान हुआ। और बहुत प्रेम से बोलते हैं, जैसे कोयल की बोली है तो उसमें नाद माधुर्य आया। इस प्रकार ये सब जो छंद की रचना हुई उसके ये सब प्राकृतिक जन्मदाता है, उनसे धीरे धीरे छंद की उत्पत्ति हुई। प्रेम, करुणा, भय, क्रोध की उत्कंठा में, उन्माद के अनुसार उसमें भी हमारी भाषा जो है स्वतः लयात्मक प्रवाह में फूट पड़ती है। जब किसी तरह की कठिनाई होती है हम चीख उठते हैं और कोई स्वर या लय उत्पन्न होता है तो इससे भाषा का ज्ञान होता है। इस लय में जो शब्द लय के साथ जो उत्पन्न होता है वह छंद की उत्पत्ति की जननी है। छंदों का प्रारंभ कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि छंद जो है गद्य से ही प्रारंभ हुआ है। गद्य सबसे प्राचीन विधा थी। गद्य में जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुआ लोग गद्य में बोलना शुरू किए, लेकिन छंद की रचना नहीं हुई थी। इसका सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, सबसे पुराना है, क्योंकि ऋग्वेदिक छंदों का यह जो है वे पर्याप्त विकसित हैं। निसंदेह इसके पहले प्रयोग हुए हैं। ऋग्वेद काल में छंद बहुत सौष्ठव ढंग से हुआ था। इसके पहले निश्चित रूप से छंद बने। वैसे हम लोग कहते हैं कि छंद जो है उसका प्रतिनिधित्व ऋग्वेद ही करता है। तब से आज तक छंदों का प्रयोग निरंतर होता रहा है। छंद का प्रयोग यानी काव्य में ही नहीं बल्कि व्याकरण में, धर्मशास्त्र में, इतिहास, राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष में, सब में प्रारंभ में छंद का ही प्रयोग होता था। छंद के माध्यम से सब चर्चाएं होती थी। छंद के बारे में छंद की भी वे छंद के रूप में ही उसके बारे में भी लिखा गया है। गरुड़ पुराण में है और विष्णु पुराण में है। इस तरह पुराणों में भी ये उल्लेख है, वो छंद के माध्यम से है। प्रारंभ में ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और मध्य युग में साहित्य छंदों में ही रचा गया। मूल रूप में छंद में छोटी छोटी ध्वनियाँ व्यवस्थित या सामंजस्य उनमें रहता है। ऐसा कहा गया है कि छंद की शुरुआत कैसे हुई, तो उसके बारे में देखते हैं कि यह स्वतः प्रसूति है। प्रारंभ में स्वयं ये प्रसूत हुआ है। लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा के द्वारा उनके मुख से ये उत्पत्ति हुई है। गायतो मुखाद दपतत
मुंह से उत्पन्न, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न ये छंद प्रारंभ हुआ और वो गायत्री छंद है। और इससे गायत्री के साथ साथ उष्णिक, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती आदि छंद भी उत्पन्न हुए। अब हम लोग देखते हैं कि छंद की उत्पत्ति वैदिक काल में ही हुई है। समय समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे छंद के जो भेद यानी उसके अंग जो हैं उसकी चर्चा करेंगे। हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि छंद जो है उसकी उत्पत्ति प्रारंभ में स्वयं प्रस्फुटित हुआ है। कोई कहते हैं कि विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, सभ्यता संस्कृति जैसे बदलती गई, वैसे ही छंद में शब्दों के विकास के बाद धीरे धीरे छंद का भी विकास हुआ। और मध्यकाल में यह बहुत ही सही स्थान पर आया। कोई कहते हैं कि छंद के सूत्र के बारे में इसके दाता पिंगल थे। कोई इसकी चर्चा ऐसा भी कहते हैं कि छंद जो है महाभारत जिस समय लिखा जा रहा था उसके पहले छंद जो निकला मुख से अचानक माँ निषाद कहकर निकला और फिर उससे रचना होते गई महाभारत। तो इस प्रकार विभिन्न मतों के अनुसार छंद जो है हम लोग शास्त्र के मुताबिक देखते हैं कि छंद का प्रस्फुटन हुआ है। और विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार छंद जैसे सभ्यता का विकास हुआ उसी तरह से छंद का भी विकास हुआ है। और आगे छंद जो है प्राकृतिक अपभ्रंश आदि से बढ़ते हुए संस्कृत में फिर हिंदी में आया। तो आगे हम लोग देखेंगे कि छंद के कौन कौन से पद हैं, किस तरह छंद की रचना करते हैं, उसके पहले हमें क्या क्या जानकारी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में यानी रविवार को 3:30 बजे पुनः आगे इसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले छंद के बारे में, मात्रा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके हम छंद की शुरुआत कल से करेंगे और उसमें आप सबों की सहभागिता आवश्यक है। जो छंद सीखना चाहते हैं वे प्रारंभ करेंगे, क्योंकि प्रारंभ से ही छंद की रचना के बारे में बतलाया जाएगा लिखित रूप में। तो ये पोस्ट में डाला जाएगा और उसमें आप लोग कमेंट में छंद बनाकर जो उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे। पहले मात्रिक छंद के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। छंद ऐसे एक वर्ण से ही शुरू होता है, एक अक्षर से ही शुरू होता है, एक मात्रा से ही शुरू होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मात्रा तक जो छंद हैं वे उतने प्रयुक्त नहीं होते, क्योंकि उसका अर्थ जो है कभी स्पष्ट होता है, कभी नहीं भी स्पष्ट होता है। इसलिए हम लोग जिस छंद में 7 मात्रा हो वहीं से प्रारंभ करेंगे, 7 मात्रा वाले छंद। तो इसी के साथ साथ इसकी चर्चा करते हुए
मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज छंद के इतिहास, उसकी उत्पत्ति, उसका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, इसकी चर्चा हुई। आगे छंद के अंग जो हैं उसके बारे में देखेंगे और इसके प्रकार के बारे में देखेंगे, और इसके साथ साथ छंद की रचना भी हम लोग करेंगे। कल से सवेरे से इसका काम प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। और ये पोस्ट में डाला जाएगा, यूट्यूब में भी रहेगा, तो सभी इससे लाभान्वित होंगे जो इसमें उपस्थित रह सके, और जो नहीं रह सके उनके लिए ये लाभप्रद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।